नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन मसले पर उच्च स्तरीय बैठक की। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क रोमानिया, हंगरी, पोलैंड जाएंगे, जहां से भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। इनको वहां भेजने का फैसला इसलिए लिया गया है ताकि वहां भारतीय नागरिकों को हो रही दिक्कतों को ऑन स्पॉट दूर किया जा सके। मीटिंग के दौरान जमीनी हालात की समीक्षा भी की गई। बैठक में पीएम मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वहीं मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पीएम की बैठक 2 घंटे से ज़्यादा समय तक चली। बैठक में पीएम ने कहा कि हमारे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें यूक्रेन से निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अलावा निकासी में तेजी लाने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव से अब तक 1100 से ज़्यादा भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो चुकी है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में नागरिक वहां फंसे हुए हैं। और इसी गंभीर मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश सारस्वत बीजेपी से, रत्नेश मिश्रा कांग्रेस से और दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले प्रकाश सारस्वत जी आपके पास आएंगे। दरअसल जो तेजी अभी लाई जा रही है वो पहले भी लाई जा सकती थी, लेकिन धीरे धीरे काम हो रहा है। अगर जल्दी में थोड़ा होता तो 20,000 छात्रों को निकाला जा सकता था समय रहते। भाई, भारत सरकार ने वहां चेतावनी जारी कर दी थी छात्रों के लिए कि भी आप वहां स्थिति कल को खराब हो सकती है, आप लोग एक बार स्वदेश वापसी करिए जी। उस चेतावनी के बाद में कुछ छात्रों ने अपनी वापसी शुरू भी कर दी, लेकिन बहुत सारे छात्र इसी इंतजार में थे कि ऐसा कुछ नहीं होना है और वो इंतजार करते रह गए। जब युद्ध शुरू हुआ उसके बाद में सबसे पहले और सबसे पुख्ता व्यवस्था भारत सरकार ने की है। वहां पे फ्लाइट चालू कर दी, वाया पोलैंड निकालना शुरू कर दिया। अभी एक 4 मंत्रियों का समूह भी वहां जा रहा है पोलैंड जाके, और उससे वो सुनिश्चित करेगा। साथ में भारतीय एम्बेसी जो है वहां पे भी छात्रों को रखने से लेकर भोजन की पर्याप्त व्यवस्था वहाँ की गई है। तो सरकार तो अपना काम प्रॉपर कर रही है। जी रत्नेश जी क्या चाहते हैं? मतलब कल राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था, और क्या बिल्कुल एकदम सब कुछ चीज़ें सही थोड़ी हो सकती हैं? कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होती हैं। क्या लगता है, सरकार ने देरी की है, सुनने में देरी की है, सुनवाई में देरी की है, या वहाँ से वापसी में छात्रों को लाने में देरी की है? देखिए त्रिशूल जी, इस सरकार की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कहीं पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं तो ये पहले चुनाव निपटाएंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। देखिए, ये कोई अभी की समस्या नहीं है। युद्ध शुरू हुए लगभग 1 हफ्ते हो चुके हैं। 1 हफ्ते के बीच आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ थे, हमारे रक्षा मंत्री जी कहाँ थे, हमारे गृह मंत्री जी कहाँ थे। जो 3 सबसे बड़े मंत्रालय होते हैं, या प्रधानमंत्री को तो छोड़ दीजिए, उसके बाद भी 2 सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, वो दोनों लोग कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो यूक्रेन में छात्र हैं वो भी जानते हैं, उन छात्रों का जो परिवार है वो भी जानता है। त्रिशूल जी, आपको शायद पता नहीं है, मैं गाजियाबाद में हूँ और मैं कई छात्रों के पिता से यहाँ पे जाके मिला जो यूक्रेन में इस समय है। तो उन लोगों की जो शिकायत है भारत सरकार से कि भारत सरकार ने समय रहते हुए हमारे बेटों को वहां से, हमारी बेटियों को वहां से नहीं निकाला। जहां तक मुझे पता है लगभग 3 से 4 छात्र गाजियाबाद जनपद के यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो जो तेजी ये अब दिखा रहे हैं, ये तेजी इनको तब दिखानी चाहिए थे जब वहां पर इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी नहीं आई थी, जब
प्रत्येक देश ने अपने एयर स्पेस खोल रखे थे। तब हमारे छात्रों को वहां से, हमारे नागरिकों को वहां से निकाल पाना आसान था। भारत सरकार तो तब जगी है जब विपक्षी दलों ने इन्हें चुनावी मोड से निकालकर छात्रों और नागरिकों की रक्षा के लिए इनको बताया कि हमारे छात्र और नागरिक वहां फंसे हुए हैं, उनको भी निकालना है। तब इनके दिमाग में थोड़ा सा आया कि अरे अरे ये भी हो रहा है, चलो अब करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में लिया इस मुद्दे को, क्योंकि भारत सरकार जैसे यूक्रेन और अन्य राष्ट्र जो थे वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि रूस इतना जल्दी हमला कर देगा, और भारत सरकार भी इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि रूस इस प्रकार से कोई हमला कर देगा। तो इन्होंने कहीं ना कहीं देरी बरती। इनको एडवाइजरी जो जारी की, आप एक चीज बताइए, कई वीडियोज आए जिससे जहां पे ये भी शिकायत आई कि जो इंडियन एम्बेसी है यूक्रेन में वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो अगर ये मैं तो कह नहीं रहा हूँ, या कोई कांग्रेस पार्टी का या किसी विपक्षी दल का नेता तो यूक्रेन में बैठकर कह नहीं रहा है, ये तो यूक्रेन में बैठे नागरिक कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी भी हमको कोऑपरेट नहीं कर रही है। एम्बेसी के बारे में तो शिकायत नहीं सुनी। देखिए अब ये तो आप राजनीतिक लोग हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत कर ही देते हैं तोला माशा, लेकिन ये जरूर है कि छात्रों को निकालने में थोड़ी देरी सी हुई, और अगर पहले थोड़ा सावचेत हो जाते तो ठीक था। चलिए मैं आऊँगा आपके पास। दिलीप यशवर्धन जी, देखिए यूक्रेन और रूस के युद्ध से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ देश में कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था के मॉडल को ठीक नहीं कर पाए, और चाहे बहुमत की सरकारें हों, चाहे कमज़ोर सरकारें हों, चाहे रेजगारी की सरकारें हों, चाहे भानुमति की सरकारें हों, सारी सरकारें सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने में लगी रहीं, और बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती रहीं, और किसी एक राजनीतिक दल को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। सारे के सारे राजनीतिक दल कटघरे में खड़े हैं कि यूक्रेन जैसे छोटे से देश का महत्व कितना बड़ा है। 130 करोड़ के भारत के लिए, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए, कि 20,000 छात्र हमारे वहाँ सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि वहाँ शिक्षा सस्ती है और वहाँ डॉक्टर बन जाएंगे, और फिर आप उनसे उम्मीद ये करें कि पीएचसी में आके वो आपके 40,000 की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करें। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं ये सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि दरअसल जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, क्या उनके राजनीतिक हित, राजनीतिक मायने, उनकी ब्रांडिंग, उनका प्रचार आवश्यक है, या सहज रूप से भी काम हो सकता था? राजनीति में ब्रांडिंग की प्रथा चल पड़ी है कि हम इतना करेंगे उससे 10 गुना बताएंगे। ये सभी पार्टी के साथ है। और उसके दूसरा मीनिंग ले लीजिए कि भाई जो प्रेजेंट सिचुएशन है हम जो कर रहे हैं वो हम जनता को बताते रहेंगे, तो जनता को सांत्वना रहेगी, यहाँ पे हमारी सरकार हमारे लिए कर रही है। बताना और करना कहीं कहीं जरूरी होता है, लेकिन किसी हद तक जरूरी होता है। एक इंफॉर्मेशन के मद्देनजर बताया जाए वो जरूरी होता है, एक एडवर्टीजमेंट के मद्देनजर बताया जाना जरूरी नहीं होता है। और राजनीति हर जगह हो रही है। देखिए रक्षा का देश में ये एग्रेशन है, ये भी राजनीति के मद्देनजर है। कुछ महीनों बाद वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं, तो व्लादिमीर पुतिन को दोबारा से वहाँ का प्रेसिडेंट बनना है, इसलिए वो भी लगे हुए हैं कि हम किसी तरीके से यूक्रेन को दबा लें, चाहे जिससे जान माल की हानि हो जाए। भारत सरकार, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वास्तविक स्थिति से मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना न्यूज उसमें जो आ रहा है, भारत सरकार अपनी कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि हाँ, ये जरूर है कि जो एडवाइजरी जारी हुई, पहले जो जारी हुई, वहाँ स्टूडेंट्स ने भी उतनी गंभीरता से नहीं लिया, यूक्रेन ने भी उतनी गंभीरता से नहीं लिया, भारत सरकार ने भी इतनी गंभीरता से नहीं लिया, और किसी को ये नहीं पता था कि स्थिति एकदम से आ जाएगी, ऐसी आपातकाल स्थिति एकदम से आ जाएगी। और जब वहाँ पर एयर स्पेस बंद कर दिया गया, तब वहाँ से भागने की लोगों की जल्दी हुई थी, अब यहाँ से भागना चाहिए, अब गोला आ सकता है, किसी भी बम पड़ सकता है। सरकार अभी रोज की 200-250 बच्चे वहाँ से निकल के आ रहे हैं, 11-12 बच्चे, मुझे लगता है कि कल तक 11 आज। बिल्कुल दिलीप जी, मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है, चलेंगे मेहमानों के पास। दिलीप यशवर्धन जी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था भी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि हमें यूक्रेन जैसे मुल्कों पर निर्भर होना पड़ रहा है। मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन सवाल तो पूछना ही पड़ेगा, और प्रकाश सारस्वत जी भी सुन रहे हैं, उनसे भी पूछूंगा। बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी है कि
वो शिक्षा व्यवस्था यहाँ सरल नहीं हो सकती, वो मैनेजमेंट कोटा यहाँ ख़त्म नहीं हो सकता। मेडिकल की सीटों पे एक एक 1.5 रुपए अगर कोई दे के डॉक्टर बन रहा है 5 साल में, तो ये भी कहीं ना कहीं एक खामी है व्यवस्था में। और अगर ये दूर हो जाए तो वहाँ नहीं जाएं छात्र। क्या लगता है, ये ठीक बात नहीं है? जब इस देश में डॉक्टर बनाने के लिए रिजर्वेशन दिए जाएंगे, जब इस देश में डॉक्टर बनाने के लिए बड़ी बड़ी घूस दी जाएगी, सीटें नहीं होंगी, प्राइवेट कॉलेजेस को बढ़ावा दिया जाएगा, तो क्या हो? जिस बच्चे के पास 1 करोड़ रुपया नहीं है डॉक्टर बनना, तो उसकी भी इच्छा है ना। तो जब वो 20 लाख रुपए में डॉक्टर बन सकता है, तो क्यों 1.5 करोड़ 2 करोड़ खर्चा करता है? लेकिन यहाँ वो भी मान्य है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो रसा पढ़ के आए और यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर वही एजुकेशन 20 लाख रुपए मिल रही है और वही एजुकेशन के लिए तो 2 करोड़ खर्चा करना पड़ रहा है, जहाँ 10 गुने का टाइम है, तो बच्चा क्यों खर्चा करेगी? ये तो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ का ब्रेन बाहर जाकर के पढ़ के आ रहा है और भारत में युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन युवाओं की एनर्जी को ना तो चैनलाइज किया जा रहा है और ना प्रॉपर तरीके से यूज किया जा रहा है, या राजनीति हर चीज पर हो, राजनीति करी जा रही है। युवा जितना राजनीति में कूद जाए और राजनीति में कूद के सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, झंडा लेके चले, मोटरसाइकिल पे रंगियां निकाले, उसको जिम्मेदारी भी नहीं दी जाएगी, उसको आगे भी नहीं आने देगी। नहीं दिलीप जी जिम्मेदारी कैसे दें? आगे तो ईडी के अधिकारी वीआरएस लेके चुनाव लड़ रहे हैं, आगे तो आईपीएस वीआरएस लेके चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे जिम्मेदारी दें? उसके हिस्से में तो ये झंडा डंडा ही है बस केवल। नहीं, लड़ नहीं रहे हैं, लड़वाया जा रहा है। अब क्यों लड़वाया जा रहा है, ये तो राजनीतिक पार्टियां बताएंगी, संदेश देने के लिए। सामने मुक्ति है, लेकिन ये बात किसी पार्टी विशेष की नहीं। शिक्षा व्यवस्था इस देश में शुरू से खराब, और शिक्षा ही किसी देश की बैकबोन है। शिक्षा को लेकर के यहाँ देखिए, हम किस बात पर महत्व देते हैं, हमारी राजनीतिक पार्टियां किस बात पर महत्व देती है कि हम कितना ज्यादा फ्री बांट देते हैं, हम कितना फ्री दे करके लोगों को काफी बनाए रखते हैं। शिक्षा के लिए हम शिक्षा की क्वालिटी पर बात नहीं करेंगे, हम बस्ता फ्री देंगे, खाना फ्री देंगे, कपड़ा फ्री देंगे, जूता फ्री देंगे, शिक्षा नहीं देंगे। आओ खाओ पहनो, बस्ता उठाओ, घर चले जाओ। शिक्षा का स्तर क्या है, कभी कोई सरकार रेटिंग नहीं कर रही है। हम कितना फ्री देकर के आपको भिखारी बनाए रखते हैं, यहाँ पर हर चीज वोट केंद्रित होती है। हम काम डेवलपमेंट केंद्रित नहीं करते हैं, हम वोट केंद्रित करते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये काम करने से हमको अगले चुनाव में कितना वोट मिल जाएगा, हमें वो काम करना है। जितना फंड, मैं इस बात को कई बार डिबेट में कह चुका हूँ कि सरकारी फंड की जितनी ज्यादा लीकेज है, उस लीकेज को अगर प्रोडक्टिव वर्क में यूटिलाइज कर दिया जाए तो इस देश की सूरत बदल जाए। लेकिन लीकेज फालतू की चीजों पर जाता है, एडवर्टीजमेंट पर जाता है, दिखाते पे जाता है, उन बोर्ड में प्रेजेंट किया जाता है, तो हेड में किया जाता है, जिस हेड का इस देश के डेवलपमेंट से सरकार चलाने से कोई बात नहीं, दूर दूर तक। बिल्कुल। प्रकाश सारस्वत जी, देखिए आप 70 साल बनाम 7 साल की बात करते हैं, सुन रहे हैं आप? मुझे आवाज़ आ रही है आपको प्रकाश जी? सुन रहा हूँ। 70 साल बनाम 7 साल की आप बात करते हैं। उनका तो मन नहीं भरा था मैकाले से, आपका भी नहीं भरा। रत्नेश मिश्रा का तो मन नहीं भरा मैकाले से, लेकिन आपका भी नहीं भरा। बताइए क्या बड़ा सुधार आया शिक्षा में कि कुछ एक ऐसी बात हो जिसको कहा जा सके? और क्या ये पता नहीं है सरकारों को कि कैसे अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए लोगों को कलेजे पे पत्थर रख के यहाँ वहाँ भेजना पड़ रहा है? क्यों भेजना पड़ रहा है? तो क्या समस्या जड़ से समाप्त नहीं की जा सकती कि समस्या जब बड़ी होगी, वटवृक्ष के रूप में बनेगी, बहुत बड़ा उसका आसमानी होगी, तब समापन किया जाएगा, और तब भी धीरे धीरे करके उसको जड़ से नहीं उखाड़ के फेंका जा सकता समस्या को? सबसे पहले तो विषय ये है कि भारत के आजादी के पश्चात आई सरकारों ने शिक्षा पे गंभीरता से प्रयास ही नहीं किया गया। सच्चाई है, अगर मेडिकल शिक्षा पे पूरा प्रयास किया जाता तो हमें कहीं भी अपने बच्चों को मेडिकल शिक्षा लेने के लिए विदेश भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज पे बहुत कम फोकस किया गया, पहले के सालों में बहुत कम मेडिकल कॉलेज खुले,
70 बनाम 7 की बहस इसलिए भी हो जाती है कि पिछले 7 साल में मेडिकल कॉलेज खोलने पे सरकार ने विशेष ध्यान दिया, केंद्र सरकार ने। और ये हर बार देश का हर आदमी जानता है कि इन 7 सालों में बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। तुलनात्मक रूप से 70 सालों में जो हुआ उसके हिसाब से बहुत ज्यादा प्रतिशत में मेडिकल कॉलेज खुले हैं और अभी भी इस क्षेत्र में और ज्यादा खोलने की जरूरत है। एक बात दिलीप जी की मैं सहमत हूँ कि चिकित्सा जैसे विषय में भी अगर आरक्षण होगा तो कहीं न कहीं योग्यता पीछे रहेगी चिकित्सा क्षेत्र में, और उसकी वजह से भी एक रहेगा कि साहब सामान्य बच्चा है, उसको परसेंटेज ज्यादा नहीं है तो उसको ज्यादा पैसे देके या तो देश में डॉक्टर बनने की कोशिश करे या फिर सस्ते में विदेश जाके प्रयास करे। तो इस बात से मैं जरूर सहमत हूँ दिलीप जी की भी कि सरकारों को मेडिकल चिकित्सा में प्रयास करना होगा। और जैसा आपने भी कहा कि मेडिकल चिकित्सा के अंदर या और जो उच्च शिक्षा जिसके लिए विदेश जाने की जरूरत पड़े कम से कम उसे रोकना होगा ताकि युवा कम से कम अपने देश में रहकर कम खर्चे में अच्छी पढ़ाई कर सके। लेकिन फिर भी 70 बनाम 7 साल की बहस जरूरी है। रत्नेश जी आ रहा हूँ, आप ही के पास पे ध्यान दिया जी। रत्नेश जी पहले तो आप कह लीजिए जो कुछ कहना चाहते हैं। सारस्वत जी को सुन रहा था और सारस्वत जी ने कहा कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो पार्टी के प्रवक्ता हैं तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का विरोध करती है? मैंने नहीं कहा अरे कहाँ आरक्षण इतने नहीं दाव होना पेचों चाहिए। में बात सीधी बात ये है, कहाँ आप अरे त्रिशूल जी क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? रत्नेश जी आरक्षण का छोड़िए। देखिए आप आरक्षण का लक्ष्य जाने बिना यदि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप आपकी पार्टी का स्टैंड है वो ना। मैं तो अगर आप पार्टी के प्रवक्ता है, मैंने अपनी व्यक्तिगत नहीं तो बताइए ना। नहीं व्यक्तिगत आप यहाँ व्यक्तिगत बातचीत करने के लिए बैठे हैं या पार्टी का स्टैंड रखने के लिए बैठे हैं? आप तकनीकी विषय छोड़िए और इस बात का जवाब दीजिए। नहीं मैं तकनीकी विषय नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं तकनीकी विषय, अरे भाई तकनीकी विषय क्या छोड़े? चलिए अपनी बात कहिए रत्नेश जी, अपनी बात कहिए। कितनी बड़ी बात कह दी बताइए रत्नेश जी, कहिए अपनी बात। आप बोलिए। नहीं पहले मुझे इस बात का भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब में कि क्या चलिए मैं ले लूंगा जवाब उनसे, ये आपका काम थोड़ी है, ये तो मेरा काम है, मैं ले लूंगा जवाब उनसे, अच्छी तरह ले लूंगा। मेरे को जवाब लेना खूब आता है, खूब जवाब लिए मैंने, कई साल हो गए जवाब लेते लेते। ये बताइए दलितों और शोषितों के को जो संविधान ने अधिकार दिया है उसका विरोध कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और ये दलितों के हितैषी बने फिरते हैं। जिसका प्रवक्ता खुलेआम आरक्षण का विरोध कर रहा हो वो पार्टी दलितों की किस तरह हितैषी हो सकती है? कहाँ हैं आप मिश्रा जी, कहाँ हैं, कहाँ चले गए हैं आप? कौन सी आपने नई सड़क खोद दी है? ये हम यूक्रेन की शिक्षा व्यवस्था को लेके बात कर रहे हैं और ये सुनिए आप, अरे महाराज सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए। अरे रत्नेश जी सुन लीजिए, बात ये हो रही है कि यूक्रेन जैसे देशों में न जाना पड़े, 20-25 लाख रुपए में यहीं पे मेडिकल शिक्षा चिकित्सा सब सुविधा उपलब्ध हो जाए और ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसमें आप आरक्षण को इसको न मिलाइए। आपसे मेरी गुजारिश है, जहां हैं वहीं रहें। लोग ये समझेंगे कि कांग्रेस हमेशा मुद्दों को भटकाने का काम करती है और फिर मुझे कहना पड़ता है, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ त्रिशूल जी आपकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस ने कभी मुद्दों को भटकाया नहीं है, आज भी मत भटकाइए, मुद्दों पर बात की है, आज भी मुद्दों पर बात की है। ठीक है, दलितों आप ये पूछिए बीजेपी से, ये पूछ लीजिए कि क्यों जाना पड़ रहा है बाहर छात्रों को। आपने पूछ लिया ना, मैं उसका जवाब अब दे देता। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रत्नेश जी अपनी बात समाप्त कीजिए, जो सवाल आपसे किया था उसका जवाब दीजिए, फिर मैं दोबारा लौट कर आऊँगा आपके पास कि क्या ये समस्या जड़ से नहीं मिटाई जा सकती कि यूक्रेन जैसे देशों में हमें छात्रों को भेजना पड़े, वो सुविधाएं यहीं सरल हो जाएं? चलिए मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी सदैव 70 बनाम जो 7 की बातचीत सभी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। देखिए
1947 के भारत में 2022 के भारत में बहुत परिवर्तन हो चुका है और बहुत अंतर आ चुका है। वो रणनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और वैश्विक तौर पर, और वो आप हर एक अगर बिंदु पर देखते हैं तो भारत बहुत ज्यादा सशक्त हो चुका है। मैं आपको बता दूं 1952 से लेकर 2009 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 14 IIT बनाए थे। आज जिन बड़े बड़े टेक्नोक्रेट से जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में वार्ता करते हैं और भारत के टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग होने का दावा करते हैं, उनके साथ बैठकर चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, उनकी जब डिग्रियां आप निकाल के पूछेंगे तो सुंदर पिचाई किसी IIT से ही पढ़कर गए हैं, सत्या नडेला किसी IIT से ही पढ़कर गए हैं, HB देशमुख किसी IIT से ही पढ़कर गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये बात कहती है कि हमने कुछ नहीं किया, तो फिर इसका मतलब है कि उन IIT में पढ़े हुए जो लोग वहां पर बैठे हैं, जिनसे आप दमकम ठोक कर ये कहते हैं कि हमने बहुत बहुत अचीवमेंट कर लिया, वो भी फिर सब झूठ है और वो सब गलत है। ठीक है। तीसरी बात, 11 IIM हमने बनाए और उसके बाद में प्रत्येक राज्य में अगर जोड़ लिया जाए 1952 से लेकर 2010 तक का मैं आपको डेटा दे रहा हूं, तो एवरेज प्रत्येक राज्य में हमने 11 से 13 मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश किए। वो 1952 का दौर और था, तब हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई और धीरे धीरे स्टैब्लिश करके यहाँ तक लाए। आज 2009 के भारत में और 2022 के भारत की इकोनॉमी में सीधे 1.2 ट्रिलियन डॉलर का अंतर आ चुका है। और इनसे पूछिए 14 के बाद कितने IIT बने, 11 के बाद कितने IIM बने। और अभी भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, गए हैं, उन्होंने कहा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज। कंडीला खड़ा करवाया है, खंडहर बन के खड़े हुए हैं, वहां पर सुविधाएं ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है। इन्होंने मेडिकल कॉलेज कैसे बनाए त्रिशूल जी, मैं आपको बताता हूँ। मेरा गृह जनपद है गोंडा, शिलान्यास करके चले और लिखवा दिया मेडिकल कॉलेज। अयोध्या में केवल हॉस्पिटल चलवा दिया, लिखवा दिया महर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज। जौनपुर में केवल बिल्डिंग खड़ी करवा दी, लिखवा दिया मेडिकल कॉलेज। आप इनको क्या नैतिक अधिकार होता है कांग्रेस पार्टी से ये पूछने का कि हमने काम नहीं किया? अगर इतने मजबूत है तो बताइए कितने नए IIT को उन्होंने स्टैब्लिश किया। उसके बाद एक बात और सुन लीजिए, हमने 34 NIT बनाए थे। तो 34 NIT के बाद 35वां NIT कहाँ बना 7 साल में? इनसे पूछिए ना, ताराशो जी से पूछे कि 36वां NIT कहाँ बनवाया ये तो इन्होंने? कहते हैं कि देश ही अच्छा बना दिया पूरा। अब क्या IIT और NIT की बात अच्छा बन गया। अरे भैया त्रिशूल जी, जो 12वीं के बाद इंटर करवा दें, जो 86 को 46 बता दें, जो राम के साथ भरत को वनवास भिजवा दें, उनके लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती होगी, आपको स्वयं में इस बात का आकलन कर देना चाहिए। ठीक है, मैं बातें आऊंगा आपके पास, आऊंगा। दिलीप यशवर्धन जी, देखिए जो यूक्रेन की हालत है इस समय, और अमेरिका और नाटो जो कर रहा है कि मीटिंग कर रहा है, 24 घंटे लगातार रात दिन मीटिंग चल रही है, और उसी तरह छात्र फंसे हुए हैं। हालांकि निकाला भी जा रहा है, 1100 छात्र आ भी चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दल एक जो गंभीरता अर्जित करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं कि सभी दलों को एकीकृत होकर समस्या पर विचार करना चाहिए और आगे आके कहना चाहिए बताइए कि अभी वर्तमान की जो समस्या है उसे कैसे हल किया जाए, बाद में कर लेंगे जो करना है। ये तो देश का ट्रेंड ही नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां देश की समस्या पर एक साथ खड़ी हो जाएं। ये पार्टियां कमी ढूंढती हैं कि कहाँ पर कमी निकालें और हम उसको खींचें और हम जनता को जाके बताएं कि ये देश इसमें काम नहीं कर रहा, ये पार्टी बेकार है, इसको भाव देखो, हमको सत्ता में दिखाओ। और ये वही पार्टियां हैं जो हर बार एक दूसरे के साथ खेल करके सत्ता में बैठती हैं और जनता को ये कहती है कि हम आपका हित करेंगे, लेकिन जनता तो बेचारी जनता है, क्या डेमोक्रेसी के नाम पर पावर से वोट दे देती है, उसके बाद बैठी रहती है 5 साल के इंतजार में, जनता पलटेगी शायद कुछ होगा। ये प्रथा इस देश में नहीं है जैसे ये होनी चाहिए कि जब देश का मुद्दा है, देश के लोगों का मुद्दा है, तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए। या सरकार की भी प्राथमिकता हो कि विपक्ष के लोगों को बैठ करके साथ में एक वार्ता करें, ये आपातकाल की स्थिति में किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, किस तरीके से देश के लोगों को सुरक्षित किया जाना चाहिए। कि किसी कंट्री का मामला था, मैं बोल रहा हूँ
वहां पर जब युद्ध हो गया था, सारी विपक्षी पार्टी के साथ सरकार को समर्थन दे दिया था कि हम देश का मामला है तो हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। तो मैं भूल रहा हूँ रिसेंट की बात, वो स्थिति इस देश में कभी नहीं है। यहाँ पे जब भी कोई बात होती है तो इस तरह विपक्षी लोग होते हैं वो सरकार के कान खींचना शुरू कर देते हैं, और ये पता है जब कांग्रेस की सरकार में तो भाजपा ही करती है। मतलब ये देश हित से कभी नहीं सोचते, ये राजनीतिक हित में सोचते हैं कि स्थिति का राजनीतिक लाभ को उठाया जाएगा। अभी अगर कुछ भारतवासी नहीं आ पाएंगे इन्हीं कारणों से कोई अप्रिय घटना रत्नेश जी आपके पास उसका भी फायदा राजनीतिक पार्टियां उठाएंगी। नहीं तो सर हमारी सरकार होती तो हमको गोदी में उठा करके भारत ले जाए। ये सरकार नकारा है, ये कुछ नहीं। बिल्कुल। रत्नेश जी बताइए। देखिए, जैसा कि दिलीप जी ने कहा कि एक साथ नहीं आते। दिलीप जी, अगर ऐसी कोई आपात स्थिति है तो ये सरकार का कर्तव्य होता है कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाए। पूरी बात होने में रत्नेश जी आपकी यही कमी है, रत्नेश जी ने यही कमी है, पूरी बात नहीं समझते हैं। यही बात अभी मैंने कही, सरकार की जिम्मेदारी विपक्ष को बैठा करके मैं वही रत्नेश जी आपके अंदर सही डायरेक्शन में लगाइए। अरे मैं कह रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए। सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, ना तो किसी भी पार्टी के बड़े नेता को इस बात के लिए बुलाया कि आइए आपात स्थिति है, इस पर बैठकर विचार करते हैं हम क्या करें। दिलीप जी ने एक बात और कही कि चाहे जो भी पार्टी अगर सरकार में रहती है तो वो आपातकालीन में ऐसे ही करती है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जब कंधार हाईजैक विमान हाईजैक हुआ था, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने ही सरकार के ऊपर दबाव बनाया था कि आप आइए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं और इस पर बैठकर बातचीत करते हैं और देश का मसला है, इस पर एक मत होकर हमने उस समय सरकार का साथ दिया। हमने कहा ये देश हित की बात है, इसमें पार्टी हित को कतई न लाया जाए, और हमने देश के लिए उस समय सरकार को पूरा खुलकर सपोर्ट किया। दूसरी बात, 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में सरकार थी, हमने उसको खुलकर सपोर्ट किया। 1989 में जब हमारे यहाँ क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, तब हमने सभी दलों को बैठा के बातचीत की और उनसे पूछा। और आप कहते हैं कि हम विपक्षी का मत नहीं रखते। अरे हमने तो मुख्य विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरकार का पक्ष रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस भेज दिया था, सरकार का प्रतिनिधि बनाकर। कैसी बात करते हैं दिलीप जी, थोड़ा सा तो इतिहास पढ़ लेते यार। आपको अपनी ऊर्जा सही तरीके से लगाने की आवश्यकता है। आपको अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। जैसे क्या नहीं बैठेंगे तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा है, देखिए दिलीप जी, आप ये ना समझिए कि बीजेपी के पास ही ऊर्जा है, कांग्रेस में भी 2-4 लोगों के पास ऊर्जा है। रत्नेश मिश्रा जैसे लोग निकल के आ रहे हैं अब, कि जो बातें रखते हैं अपनी। प्रकाश सारस्वत जी देखिए, मैं खुद ही कह रहा हूँ, लेकिन ऊर्जा को सही डायरेक्शन में नहीं लगा रहे, यही है। प्रकाश जी, तो आपका क्या कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करना शुरू कर देता है? नहीं, वो नहीं कह रहे, कोई नहीं कह रहा आपसे भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने के लिए। हम तो आपसे कह रहे हैं कि बात रखिए, अपनी भूमिकाएं निभाइए और इस देश को बचाइए, पक्ष में और विपक्ष में कहीं भी रह के। प्रकाश जी देखिए, ये आपकी जो बहुमत की सरकार है, ये विडंबना एक इस तरह की होती है कि कई मुद्दों पे आप सिर्फ जो अपना स्टैंड है उसको रखते हैं। ये होना चाहिए कि एक जो विपक्ष की भूमिका है उसको भी कहीं ना कहीं प्रधानता मिलनी चाहिए, और ऐसे मामलों को लेके सभी दलों की जो राय शुमारी है उसको किया जाना चाहिए। जी 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 लगता है कि नहीं लगता है आपको कि आप कांग्रेस खत्म ही करते रहेंगे? नहीं, हम किसी पार्टी को खत्म करने की मंशा नहीं रखते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने, वो कहावत है कि लक्षणों से खत्म हो रही है, इसमें कोई किसी को खत्म करने की या वो कोई वो बात नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्रीय कोई भी बड़ा विषय आता है तो उसमें विपक्ष को साथ लेके हमेशा चलती है, और जब ऐसा कोई विषय आता है, ये वर्तमान विषय आया है, तो विपक्ष की भी भूमिका ये होनी चाहिए कि जैसे इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का उदाहरण दिया, तो इनको ये भी बताना चाहिए कि उस समय अटल जी खुद आगे बढ़ के इनको कहते थे,
चाहे नेहरू जी की सरकार रही हो, चाहे इंदिरा जी की रही हो, कि अब अपने को ये करना चाहिए, वो आलोचना नहीं करते थे। इनका जो वर्तमान नेतृत्व है वो साथ बैठने से पहले ही सरकारों की वो उस पर चालू कर देता है, राष्ट्रीय स्तर का विषय को नकारात्मकता देश के प्रति चालू कर देता है। इसलिए इनको सभी एक तरह से लगता है, जैसे जैसे दिलीप जी ने एक बात कही कि भी देश हित के मुद्दे पर एक साथ सहमति रहनी चाहिए। मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ कि देश के मुद्दे पर सभी राजनीतिक विचारधाराओं को एक राय रखनी चाहिए, और सत्ताएं चलो किसी की भी आती रहती है, लेकिन एक राय रहनी ही चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पे विपक्ष को साथ लेके चले। जी ठीक है। रत्नेश जी, आपने ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? रत्नेश जी आप पहले मेरे सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए, फिर आप सवाल कीजिएगा बीजेपी से कि ये जो 4 मंत्री भेजे जा रहे हैं, क्या लगता नहीं है सरकार का उचित कदम है, सराहनीय कदम है? बिल्कुल, अगर हमारे छात्रों के कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है तो ये सरकार कोई एहसान नहीं कर रही। सरकार का ये कर्तव्य है, सरकार को ये और पहले कर लेना चाहिए था। ये कर तो रहे हैं लेकिन देरी से कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, अगर आप विपक्ष को किसी बात के लिए क्या कहते हैं कि वो नहीं करता है, या मान लीजिए विपक्ष सहयोग नहीं करता है, आप देखिए संसदीय प्रणाली में जो विपक्षी दल का नेता होता है जी, वो इमेजिनरी प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। ठीक है, एक होती है शैडो कैबिनेट, ब्रिटेन में एक परिकल्पना होती है शैडो कैबिनेट, जहाँ पे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है। तो अगर आप इतना विपक्ष को साथ लेके चलने में वो हैं, तो आपको अपने 3 मंत्रियों के साथ जो भी बड़े विपक्षी दल हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको भी उनके साथ भेजना चाहिए था। आपने तो उनको बुलाया ही नहीं। अब रुकिए, अब आप थोड़ा रुकिए। दिलीप जी, बात रत्नेश मिश्रा ने सही कही है नहीं कही है, मैं आपसे इसका विश्लेषण चाहूंगा। सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, नहीं, ये जो कहा है अभी रत्नेश मिश्रा ने कि मंत्री 4 भेजे जा रहे हैं, विपक्ष के 1-2 नेताओं को भी वहां भेजा जाना चाहिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं। सरकार का आदमी जाएगा, सरकारी प्रोटोकॉल में विपक्ष का आदमी जाएगा, ये सरकारी प्रोटोकॉल में नहीं है। हाँ, ये आपसी सहमति से तय करना चाहते तो सरकार भेज सकती है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये प्रोटोकॉल नहीं। ठीक है, राजनीति आवश्यक नहीं है अभी इस समय, आवश्यक ये है कि वहां पे सरकारी दायरे में रहते हुए चीजों को ठीक किया जाए। क्योंकि मैं राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि देखिए मुझे पता है बिल्कुल प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आउट ऑफ द प्रोटोकॉल की जाती हैं। हमने बताया कि हमने यूनाइटेड नेशंस में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भेजा था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, वो सरकार में मंत्री नहीं थे। कुछ कह रहे हैं प्रकाश सारस्वत, कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। जी प्रकाश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने विदाउट प्रोटोकॉल बहुत सारे विषय किए हैं। जैसे कांग्रेस की यूपीए सरकार में जब कोई राष्ट्राध्यक्ष दौरे पे आते थे तो सरकारी प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग का होता था, लेकिन उसी मीटिंग में यूपीए चेयरपर्सन भी उसकी अध्यक्षता करती थी। कई बार तो इनकी परंपराएं रही है विदाउट प्रोटोकॉल करने की। जी जी, क्या बोलते हैं, कम से कम बोलने के पहले सोच तो लिया कीजिए। हमने आप ही की पार्टी के जनक को अपना प्रतिनिधि बना के भेजा था। क्या आप अटल बिहारी वाजपेयी का भी विरोध करेंगे, कांग्रेस का विरोध करते नहीं, वो उनकी योग्यता की वजह से भेजा था। तो क्या आप क्या मानते हैं कि उस समय सांसद थे, कोई योग्य नहीं है क्या? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि योग्य नहीं है, उनकी योग्यता की वजह से भेजा था। इसलिए छोड़िए इस विषय को। हमने मान लिया कि कांग्रेस पार्टी में कोई योग्य नहीं है, आप कहते हैं तो कहते रहिए। मान लीजिए रत्नेश मिश्रा में योग्यता नहीं है तो दिलीप जी में तो योग्यता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को भेज सकते थे ना जो तटस्थ होता है, करने का नहीं है। बात करते हैं। वर्तमान विषय है कि यूक्रेन से छात्रों को कैसे सुरक्षित निकाल कर लाएं, और ये इसी बात पे अपन संजीदा तरीके से चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सारस्वत जी अभी काम करिए ना, आप तब जागिएगा जब सी रूट भी क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी आप ये स्पेस बंद होने के बाद जागे हैं, आप तब जागते जब सी रूट भी क्लोज कर दिया जाता। ठीक, और ब्राज सी को टर्की ने क्लोज कर दिया। ब्राज सी से रास्ता बंद हो चुका, आप किधर से निकालेंगे कुछ तो सोच लीजिए भाई। अरे रणनीतिक रास्ते सारे बंद हो रहे हैं और आप यहाँ बैठकर टीवी पर ध्यान बता रहे हैं। पोलैंड के रास्ते छात्रों को लगातार लाया जा रहा है,
और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि वहां पे पहले जनवरी में चेतावनी जारी की जा चुकी थी। अब 4 मंत्री इसलिए ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं कि वो पोलैंड वहां पे बैठ के और सुनिश्चित करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संक्रमण निकाल सके। यूक्रेन में है भाई, ग्राउंड जीरो पोलैंड और रोमानिया में है कि यूक्रेन में है? अगर मान लीजिए भारत में कोई स्थिति गड़बड़ है तो उसका जायजा आप अफगानिस्तान से लेंगे क्या? पोलैंड की सरकार ने बॉर्डर खोल रखा है और बॉर्डर से छात्रों को लाया जा रहा है। अरे आप क्या क्या आप छात्रों को क्या लाया जा आप रहा है? चाहते अरे हैं वहाँ रणनीतिक का तौर पे कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। अरे रणनीतिक जवाब आप दीजिए ना। सटीक आप क्या बात वो कर रहे हैं। गाना ये भारतीय जनता पार्टी वाले वही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला गाना गा रहे, छात्रों को लाया जा रहा है। अरे कौन सा रूट है? सी रूट है, एयर रूट है, लैंड रूट है? कौन सा रूट है भैया, कुछ बताओगे? कौन सा रूट से लाया जा रहा है? बस लाया जा रहा है। जिस रूट से काम किया जा सकता है उस रूट से काम हो रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, रूट तो बता दीजिए। एयर रूट है, सी रूट है, लैंड रूट है, कौन सा रूट है? सरकार जो सक्षम अथॉरिटी है वो तो उचित कदम वहाँ पे स्थिति देखकर उठाए जा सकते हैं, उठाए जा रहे हैं। और ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, सिर्फ भारत सरकार ही इसको से कदम उठा रही है और कोई उठा ही नहीं रहा है। कदम नहीं, आपकी सरकार ने कौन से उचित कदम उठाए भाई? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। दिलीप यशवर्धन जी, देखिए विपक्ष सड़कों के नक्शे मांग रहा है, छात्र वहां फंसे हुए हैं, और क्या बोले कि वो जो गंभीरता आनी चाहिए सभी चीज़ों में, वो इतनी देर से आती है जब तक कहीं ना कहीं कोई बड़ा एक हम सरकार से इसलिए ये पूछ रहे हैं ताकि हमारे छात्रों नागरिकों के जीवन पे किसी प्रकार का संकट उत्पन्न ना हो। नहीं, वो तो हर एक सरकार जिम्मेदार रहती है रत्नेश जी, इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, सभी सरकारें जिम्मेदार हैं और सरकारों की जिम्मेदारी है। 1100 छात्र भी आए ही हैं, लेकिन सवाल ये है कि स्थितियां जो बिगड़ रही हैं उसमें कैसे छात्रों को सुरक्षित रखा जाए और उनको यहाँ लाया जाए। दिलीप जी, स्थितियां जो अभी बिगड़ रही हैं यूक्रेन की, और जिस तरह से लगातार लड़ाई चल रही है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता युद्ध का कि किस मोड़ की ओर जाएगा युद्ध, लेकिन वहां से सुरक्षित हमारा युवा भविष्य निकलकर हमारी मिट्टी तक पहुंच जाए, ये बड़ी बात है। सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, वो कोई भी सरकार होती है, सरकारी तंत्र होता है, उसके लिए पूरी डिपार्टमेंट है, एजेंसीज बनाई गई है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। यहाँ ये जरूर है कि फैसला हमेशा मंत्रालय के द्वारा लिया जाता है, लेकिन मंत्रालय के अलावा एक सरकारी तंत्र है जो हमेशा काम करता है। जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तब भी वो काम करता है, इमरजेंसी की तब भी वो काम करता है, और वो तंत्र हमेशा काम करता है। वो राजनीति से थोड़ा सा अलग होता है। उसकी जो 4 पिलर्स बनाए गए, उस पिलर से एक पिलर वो भी है जो अपना काम हमेशा करता रहता है। ये जरूर है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो मंत्री के इत्तेहाद में होती है, और सरकार जो रूट की बात हो रही है, रूट जब हवाई रूट बंद हो चुका है, तो किस रूट से लाया जाएगा, कौन सी कंट्री उनको सहयोग करेगी, सी रूट से लाया जाएगा, एयर से लाया जाएगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। आज अगर सरकार को डिक्लेरेशन दे भी देगी हम इस रूट से लाएंगे और कल को वहां पर कोई इमरजेंसी आ जाए, वो बंद हो जाए, तो आप कहेंगे कि भाई सरकार ने तो ये कहा था। हमें कुल मिलाकर के मुद्दा ये, रूट कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, कंट्री कोई भी हो, हमारे देश के नागरिक सुरक्षित आने चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारियों को मुस्तैदी से निभाए, ये हमारी सरकार से अपेक्षा है। प्रकाश जी, देखिए कल जो दृश्य सामने आया आज के, वो वहाँ छात्रों पर लाठी बरसाई गई, सरकार हालांकि 4 केंद्रीय मंत्री वहाँ जा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां ना हो। अगर यूक्रेन हमसे कह सकता है कि आप हमारी बात करो, तो हम भी कह सकते हैं उनसे कि ये नहीं होना चाहिए कम से कम। ये बात आपकी सही है, लेकिन भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक तरीके से यूक्रेन और इधर रूस दोनों से अपने संबंध बराबर बनाए हुए हैं। न तो यूक्रेन से कोई ऐसे संबंध अपने खराब हैं कि वहाँ छात्रों को कोई ऐसी स्थिति आए। वो भीड़ के हिसाब से वहाँ स्थानीय स्तर पे कोई लाठीचार्ज हुआ या ये एक ग्राउंड जीरो की स्थिति हो सकती है। मैं नहीं मानता कि कोई नहीं होती है वहाँ। अगर युद्ध और आपातकाल होता है वहाँ इस तरह की चीजें सामने आती है, लेकिन
आज की तारीख में किसी भी भारतीय की जान को वहाँ कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पूरी सुरक्षा वहाँ व्यवस्था दी जा रही है और एम्बेसी भी अपना काम कर रही है। और जैसा दिलीप जी ने कहा कि सरकारी तंत्र जो किसी भी सरकार का नहीं होता, जिसको तो संविधान के हिसाब से चलता है, वो अपना काम कर रहा है वहाँ पे। तो वो चीजें में कहीं कोई वो नहीं है। हाँ, वर्तमान भारत सरकार के भारत के नागरिक ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी सुरक्षित तरीके से निकाल लिया जाए, और वो हो रहा है और वो होगा, ये मैं कह सकता हूँ आपको। और मंत्रियों के, केंद्रीय मंत्रियों के वहां रहने से, हमारे भारत के प्रतिनिधि वहां रहने से समस्याएं थोड़ा जल्दी से सरल होंगी, जल्दी सुधरेगी। बिल्कुल निश्चित इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा कि वहाँ पे कोई तात्कालिक निर्णय लेने पड़ेंगे तो इस मंत्रियों का समूह वहाँ पे क्या किस बातचीत कर सकता है, कोई भी परिस्थिति को टैकल कर सकता है। इसलिए मंत्री जा रहे हैं और वहाँ जाके उस स्थिति को देखकर वो जल्दी से जल्दी छात्रों को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। ठीक बात है। कहिए रत्नेश जी, आप बताइए। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी जगहों पर प्रोटोकॉल तोड़े हैं, तो अगर मेरे देश के नागरिकों का जीवन खतरे में होगा, तो अगर मैं प्रधानमंत्री रहा कभी भविष्य में, तो मैं तो प्रोटोकॉल का पालन नहीं करूंगा। मैं अपने छात्रों को, अपने नागरिकों को आउट ऑफ द प्रोटोकॉल जाके बचाऊंगा। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर मुझे अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए अगर सैन्य बल का भी प्रयोग करना पड़ता है, तो मैं कतई पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरे नागरिकों का जीवन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं उनको कूटनीतिक तौर पे नहीं बचा पा रहा हूं, तो सैन्य बल का भी प्रयोग करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। मुझे लगता है आपका उत्साह थोड़ा सा बहुत, दिलीप यशवर्धन जी, ये देखिए, ये बात तो ठीक है कि आज अगर इतना लेट लतीफ़ी बीजेपी विपक्ष में होती तो अब तक सड़कों पर उतर गई होती इस बात को लेके, लेकिन कांग्रेस नहीं उतरी है। लेकिन ये जो कह रहे हैं, मुझे इस बात से भी लगता नहीं है। आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मुझे बता दीजिए कि ये क्या कह रहे हैं, रत्नेश मिश्रा जो कह रहे हैं, ये क्या? ये बच्चों वाली बातें हैं, ये मोहल्ले की लड़ाई नहीं है। ये इंटरनेशनल मैटर है, और इंटरनेशनल मैटर्स में हम सैन्य बल का क्या वहाँ पे प्रयोग करेंगे, बताइए। नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, ये बच्चों वाली बात, ये बातें करना भी कहीं से सर संकट नहीं है कि हम सेना लेके पहुंच जाएंगे यूक्रेन और अपने हालत से। ये इंटरनेशनल मैटर है, बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन रूस कुछ कर नहीं पा रहा यूक्रेन का, और आप जबरदस्ती इनको तोड़ पाना किसी त्रिशूल जी, मैं इसका जवाब दे दूंगा। त्रिशूल जी, मैं इसका जवाब दे दूंगा। मैं आपको जवाब दूंगा। जवाब क्या है इसका? पर ये इसका दिलीप जी जवाब क्या देंगे? मैंने आपको बताया तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा ना। आपको पता है कि रशिया के साथ हमारी फ्रेंड ट्रीटी है, जो हमने 1971 में की थी, ठीक है। और अगर ऐसी भी कोई आपात स्थिति होती है जहां पर रशिया या इंडिया के नागरिक फंसते हैं, तो वहां पे जिस भी देश की आर्मी होगी, अगर कहीं पर ऐसा देश है जहां पर रूस के नागरिक फंसे हुए हैं और भारतीय सेना वहां पर है, तो रूस के नागरिकों का एग्जीक्यूशन करेगी इंडियन आर्मी। और अगर ऐसी जगह पे कहीं पर है जहां पर इंडियंस फंसे हैं और रशियन है, तो वो रशियन उनको वहां से निकालने का काम करेंगे। ये रशियन इंडो रशियन फ्रेंड ट्रीटी 1971 के क्लॉज में लिखा हुआ है, पढ़ते तो पता होता, ठीक है। तो अगर भारत सरकार चाहती, लिखा तो जाने क्या क्या हुआ है, सब लिखे पे ही अमल हो जाता तो ये देश में हमें चर्चा ही नहीं करनी पड़ती। भाई आपको जो कांग्रेस पार्टी की सरकार देके गई, आप इसका प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। और रशियन आर्मी प्रकाश जी, रशिया ने इंडिया को क्यों फेवर दिया है वहाँ पे कि आप अपने लोगों को निकालिए? उसी नीति के तहत दिया है। अरे सर, रसिया ने तो ये भी कह दिया है कि वहाँ यूक्रेन के नागरिक भी खुले में घूम सकते हैं, उनसे उनको कोई खतरा नहीं है। तुम घूम तो रहे हैं भाई, अब वो तो उन दो देशों का मसला है। प्रकाश जी, ये जो रत्नेश मिश्रा बयान दे रहे हैं, ये जो सैन्य बलों की बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक तर्कसंगत लग रही है आपको? नहीं, मेरा विषय ये तर्कसंगत कहाँ है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रशिया, भारतीय एम्बेसी ने जो एडवाइजरी वहाँ जारी की है कि जो बॉर्डर पे साधन जा रहे हैं, और क्या कहते हैं, अरे मिश्रा जी सुनिए,
जो जो एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है, जो पोलैंड और बॉर्डर पे जो वाहन जा रहे हैं उसमें कहा गया है ना कि भारतीय छात्र जहाँ जा रहे हैं तो तिरंगा रख के बस पे लगा के उसको रशियन आर्मी नहीं छेड़ रही है। इसलिए तो नहीं छेड़ रही है ना कि डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशन है उनसे अच्छे, और क्योंकि यूक्रेन में छात्र बैठे हैं तो वहाँ की सरकार से भी हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते अच्छे हैं, तो वो भी अपने छात्रों को कोऑपरेट कर रहे हैं। इस चीज को समझिए, स्थिति जो ग्राउंड जीरो पे है उसके हिसाब से सरकार अपना काम कर रही है। ठीक है, अरे सर, ठीक है, चलिए समय समाप्त हो रहा है। मैं संक्षिप्त जवाब ले लेता हूँ। दिलीप जी, क्या इस समय जो स्थितियां हैं वो आपको लगता है बिल्कुल ठीक है? भारत सरकार जो कदम उठा रही है, कहीं और कुछ इसमें कुछ जोड़ा जाना आवश्यक है? चीजों को स्पेसिफाई किया जाना जरूरी है। जिस तरीके से रखा वहां पर बॉम्बार्डिंग कर रहा है, उस तरह से किसी की जान को कहीं भी खतरा हो सकता है। किसी बम इंडियन और रशियन और एक लेकर के तो गिर नहीं रहा है, वो तो निकला जा रहा है और गिर रहा है, वो इंडियन के ऊपर गिर सकता है। तो सरकार भी इस जिम्मेदारी जरूर है कि जो एक एक विमान से लोगों को लाया जा रहा है वो विमान की व्यवस्था ज्यादा करे। 1100 की जगह 11,000 अब तक आ चुके होते। वो जो भी अवेलेबल संसाधन है, चाहे वो सी से लाना है, चाहे वो बाई एयर लाना है, हमारे पास ना पैसे की कमी है सरकार के पास और ना संसाधनों की कमी है। अगर एक विमान आ सकता है तो 10 विमान भी आ सकते हैं। अगर 1100 छात्र आ सकते हैं तो एक साथ 20,000 छात्र भी लाए जा सकते हैं। इतनी व्यवस्था सरकार के पास है। जो टुकड़ियों में आ रहा है, मैं इसको जरूर कहता हूँ कि सरकार इस पर जरूर डिले कर रही है। टुकड़ियों में ना ला करके जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को एलिमिनेट किया जा सके उनको लेके आना चाहिए। इसे किसी से इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम मंत्री भेजें वहाँ स्टेशन में। जो छात्र बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, बाकी बाहर जो इंडियन एम्बेसी है, जब रसा नहीं छूट देती है कि आप इंडिया का झंडा लगा कर निकल सकते हैं, तो एम्बेसी को कोऑपरेट बिल्कुल ठीक बात ये आपने कही है। समय समाप्त हो रहा है। प्रकाश सारस्वत जी, रत्नेश मिश्रा जी, दिलीप यशवर्धन जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं जो गति है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, और अगर एक विमान आ रहा है तो 10 भी आ सकते हैं, और ऑपरेशन त्वरित रूप से होना चाहिए, ये कहीं एक लोगों की इसमें राय है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।